अगम जी, आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू। अगम जी, बताएं कि एस्ट्रोलॉजी का आपका सफर कब और कैसे शुरू हुआ? जी, एस्ट्रोलॉजी का सफर एक्चुअली बचपन से ही मेरी बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी। मैं बड़ा इंटरेस्टेड रहता था कि कैसे भविष्य होता है, बिकॉज मेरे जो दादो साहब कम हुआ करते थे वो कहते थे कि सितारे ऐसे होते हैं, प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया करते थे, बताते थे कि प्रेडिक्शंस क्या होते हैं। सो उनकी बातें सुन सुन के वो कहानियां भी कहा करते थे, उसमें बताते थे कि ऐसा हुआ, किसी ने प्रेडिक्शन कर दिया, एडवांस में कुछ बता दिया। सो उनको सुन के और मन में जिज्ञासा हो गई थी, और उसके बाद में बस बचपन से ही था कि मुझे एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में ही मुझे कुछ ना कुछ करना है, एंड देन बस ब्लेसिंग रही और बस मैं बचपन से ही एक्चुअली इस फील्ड में आ गया हूं। फिर आपने इसकी किसी से शिक्षा दीक्षा ली या स्वयं ही सारा ज्ञान अर्जित किया? एक्चुअल में मैंने शिक्षा दीक्षा कहीं पर भी नहीं ली थी, क्योंकि मेरे जो दादो साहब हुकम जो जिनके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपने मुझे बहुत बारीकियों से बहुत सारी चीजें ऐसी बता दी थी, तो उसके कारण से मुझे शिक्षा की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, दीक्षा मैंने जरूर मेरे दादो साहब से ली थी, बिकॉज अंत समय जब दादो साहब का था तो उस समय उन्होंने मुझे एक ही वर्ड कहा था, क्योंकि हम कोई किसी जेम स्टोन से रिलेटेड हमको डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा कि नहीं, इनको ये जेम नहीं पहनना चाहिए, दूसरा जेम पहनना चाहिए। तो उस वक्त उन्होंने मुझे हंस के कहा था कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पंडित जी, आप पहना दीजिए। तो वो मुझे लगता है वो समय शायद मेरा दीक्षा का जो दादोसा की तरफ से था वो मुझे मिला था। अगम जी, आपसे जानना चाहूंगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या सच में विज्ञान है? जी, ये बहुत बड़ा और बड़ा अच्छा प्रश्न है। एक्चुअल में एस्ट्रोलॉजी सच में एक विज्ञान है, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई शंका नहीं है। मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देकर समझाता हूं, जहां पर हमें लगेगा कि एस्ट्रोलॉजी एक विज्ञान है और हमें उसको किस तरह से हमें उसको फलित करना चाहिए। आज परिवेश बदल गया है, वही सीधी सी बात है, जैसे कि देश काल परिस्थिति के हिसाब से बहुत सारी स्थितियां परिवर्तित हो गई हैं। आमतौर पर जब लोग प्रेडिक्शंस करते हैं उस वक्त उस विज्ञान को भूल जाते हैं, जब उस समय आज से कितने सालों पहले मैं बात कहूं तो कई हजारों साल पहले भी अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करें, राजा राम के समय में, श्री कृष्णा के समय में भी एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती रही हैं। अब यहां पर क्या हुआ कि परिवेश बदल गया, समय बदल गया, तो सब लोग क्या करते हैं कि आज के समय को देख करके प्रेडिक्शंस कर देते हैं, जबकि जो पुरानी जो साइंस जो विज्ञान हुआ करती थी उसको उन्होंने बिल्कुल एक साइड में कर दिया है। इस वजह से जो है प्रेडिक्शंस की बात करें तो एक्यूरेसी थोड़ी कम हो जाती है, या बहुत सारे, मैं आपको उदाहरण की बात कर रहा था, बहुत सारी बातों हम डिस्कस करें तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपसे चर्चा करूं कि जब ये हॉरोस्कोप बनी उस वक्त एक योग हुआ करता था, लोग ये कहते थे, आज कहते हैं कि साहब आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, लेकिन उस वक्त डॉक्टर जैसी कोई चीज हुआ नहीं करती थी, तो हम कैसे मान लें कि आज एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि आपका बच्चा जो है वो डॉक्टर बनेगा। एक्चुअली अगर हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो हमें उसी परिवेश में वापस जाना पड़ेगा जब ये कुंडलियों का निर्माण आविष्कार हुआ था। तो उस वक्त क्या कहते थे, उस वक्त ये होता था कि किसी के घर में बच्चा पैदा हुआ है, पंडित जी होते थे या जो भी उनको बोलते थे, नाम हम कुछ नहीं कह सकते, वो आते वो कहते कि आपका बच्चा बड़ा अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, और आपका बच्चा दवाई वाला है या आपका बच्चा औषधि वाला है। क्यों कहते थे? क्योंकि उस वक्त ये कोई डिग्री नहीं थी, आज तो डॉक्टर की डिग्री है, उस वक्त कोई डिग्रियां नहीं हुआ करती थी। तो क्या करते थे, बच्चा 10 साल का 12 साल का हुआ, उसको पेरेंट ने जो है जो भी शहर के बाहर या जो भी गांव के बाहर जंगल में जो वैद्य जी रहते थे उनके पास भेज दिया, और बच्चे ने जो है दवाइयां घोटनी रगड़नी शुरू कर दी, बाद में अपने घर पे आके बैठ गया या कहीं पर भी उसने सेवा शुरू कर दी। इस तरह से धीरे धीरे करके और आज के दौर में वो डॉक्टर हो गए। लेकिन कुंडली में दवा के योग होते हैं, डॉक्टर के कोई भी योग नहीं होते हैं। मैं आपको इसको और ज्यादा थोड़ा सा डिटेल्ड कर दूं। आज की डेट में एक बच्चा पैदा हुआ, पंडित जी ने कहा आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा, बच्चे ने अपने फ्रेंड्स के साथ में आकर के उसने कहा कि नहीं, मुझे साइंस नहीं लेनी है। अब आप सोचिए कि वो बच्चा जब साइंस नहीं लेगा तो डॉक्टर नहीं बन सकता, क्योंकि वर्तमान में या समाज में हमें कुछ भी करने के लिए डिग्री रिक्वायर्ड होती है, ना कि सिंपल सी कैलकुलेशन। अब डिग्री रिक्वायर्ड है तो डिग्री नहीं लेगा तो डॉक्टर नहीं बनेगा। लेकिन प्लानिटरी पोजीशन से वो बच्चा, मेरा कहना है कि बच्चा मेडिसिन वाला है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस बच्चे को किसी भी मेडिसिन से जोड़ देना चाहिए, मेडिकल स्टोर खोल देना चाहिए उसके लिए, या अगर आप अच्छे से, अगर आप समृद्ध हैं या बहुत अच्छे से कर सकते हैं कि हॉस्पिटल खोल सकते हैं आप उनके लिए। इस तरह से आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो प्लानिट की जो कंडीशन है कि वो ये है कि बच्चा दवाई वाला है, तो अल्टीमेटली वो बच्चा किसी ना किसी तरीके से एक बड़ा जबरदस्त किसी डिजीज का पेशेंट बन जाएगा। सिंपल चीज, क्योंकि प्लानिट कह रहे हैं दवाई, तो दवाई लेगा कि दवाई देगा, ये हमारे कर्माज हैं। सो कर्म के अकॉर्डिंग हम इसको बहुत ज्यादा जो है डिफाइन कर सकते हैं। सो ये एक तरीके का पूर्ण साइंस होता है जिस पर कोई भी संशय नहीं है, लेकिन हमें प्रेडिक्शन करते समय हमें उस परिवेश के बारे में ध्यान रखना पड़ता है जहां पर इन चीजों का उद्भव हुआ होगा। रेडियो लेक सिटी में चाय पे चर्चा में शरीक है अगम खिड़िया, आपसे बातें कर रहे हैं। अगम जी, ये बताएं कि बहुत बार एस्ट्रोलॉजी को लेकर संशय होते हैं, और खास तौर पर अब जब एक कोरोना नाम का संकट आ गया है तो ज्योतिषी भी कहने लग गए कि हमारे तो सारे गणित फेल हो गए इस वायरस की वजह से। तो बताएं कि ये वायरस भी आते हैं तो ये एस्ट्रोलॉजी में कहीं प्रवेश कर पाते हैं, या इनसे हमारी एस्ट्रोलॉजी का, दुर्घटनाओं का कोई लेना देना नहीं है? देखिए, किसी भी घटना या दुर्घटना जो इस दुनिया में, संसार में होती है, उन सब का ज्योतिष के साथ कहीं ना कहीं संबंध होता है।
पर चूंकि इंसान ह्यूमन जो हम लोग हैं, हम लोग सिर्फ अच्छे की तरफ देखते हैं। हमेशा जब भी कभी होरोस्कोप भी अगर हम दिखाते हैं तो मेरा अच्छा कब समय कब आएगा, मेरा घर कब बनेगा, मेरी गाड़ी कब आएगी, हम कभी भी ये नहीं पूछते हैं कि मुझे कोई बीमारी तो नहीं होने वाली है या मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगा। हम हर बात तो हम लोगों ने हमेशा पॉजिटिव चीजों को देखा, इसलिए हम ऐसी चीजों को, नेगेटिव चीजों को, जहां पर ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, इनके बारे में हम लोग सोचते समझते भी नहीं है। क्योंकि मेरे इस पूरे के पूरे 30 साल के पीरियड में मुझे आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा हो कि मेरी उम्र कितनी है, मैं कितने टाइम बाद में जो है मेरे साथ में कुछ हो सकता। ऐसा नहीं, मुझे सिर्फ यही कहा कि मुझे सुख कैसे मिलेगा मेरे को। वो अपनी वंश को आगे बढ़ाने तक की पूरी प्लानिंग कर। तो ये एक सेम चीज क्या होती है कि हमारी एक टेंडेंसी है कि हम हमेशा पॉजिटिव चीज की तरफ देखते हैं। चूंकि ये नेगेटिव एक आपदा है, इसके लिए हमने कभी मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते, नकारात्मक सोच के लिए हम लोग कतई नहीं रहते। तो एक फैक्टर सिर्फ ये हुआ कि इन सब का भी संबंध साइंटिफिकली 100% कहीं ना कहीं होता है, लेकिन हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं। और जब पानी सर से निकल जाता है उसके बाद में हम इन चीजों को कह देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता था, ये हो सकता था, या हम जो है इस चीज को नहीं मानते हैं, या ज्योतिष के अलग अलग जो अपने अपने मत होते हैं वो सब लोग मत देते हैं। लेकिन इसमें कोई संशय नहीं है कि इन सब आपदाओं का संबंध कहीं ना कहीं चंद्रमा के साथ में होता है। क्योंकि जब भी कभी चंद्रमा का संबंध खराब होता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे कोई भी चराचर हो, उन सब पर उसका कहीं ना कहीं असर होता ही है। अगम जी, आपसे जानना चाहूंगा कि बहुत सारे मामलों में तो ज्योतिष की लोग परवाह नहीं करते, लेकिन कुछ मामले जरूरी हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है जब आपके बच्चे और या आपकी बच्ची की शादी हो तो आपस में कुंडलियां जरूर मिलाई जाती हैं। बताएं कि ये कुंडलियां मिलाना क्या सच में प्रामाणिक है, इसका कोई वैज्ञानिक आधार है, या ये यूं ही हमने बना दिया? क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि साहब हमारी तो कुंडली मिलाई नहीं, हमारा विवाह हो गया, टिक गया। इनकी कुंडली मिलाई लेकिन ये तो 2-2.5 साल से ज्यादा चल ना सके। तो ये दोनों विरोधाभासी बयान भी आते हैं। बताएं क्या सच है? ये एक्चुअल में बहुत बड़ी साइंस है, आप इसको कहें कुंडली मिलान करना। कुंडली मिलाने का मतलब यहां पर यह हो जाता है कि आप दोनों के ग्रह कैसे हैं, आप दोनों में कितनी समानांताएं रहने वाली हैं, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, फिनेंशियल, ये सारे के सारे एस्पेक्ट देखते हैं। देखिए, एक छोटी सी मैं आपको थॉट बता दूं सर, कि इंसान निभाने पर आ जाता है तो उसका कोई भी प्लानेट भी कुछ नहीं कर सकता है। यदि हमारे अंदर एक जज्बा है कि मुझे ये करना ही है, तो मैं जिस तरह से कर्म करूंगा, मेरे कर्माज के अनुसार मेरा ऑरा परिवर्तित हो जाता है। और वो जब ऑरा परिवर्तित होता है तो कुल मिलाकर हम अपने प्लैनेट्स की चाल को परिवर्तित कर देते हैं। देखिए, प्लैनेट्स की चाल को परिवर्तित करने का यह मतलब नहीं है कि वो जो वक्री चल रहे थे हमने उसको सीधा कर दिया, ये नहीं है। प्लैनेट की हमारे पास आने वाली एनर्जी, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि बच्चा जो डॉक्टर नहीं बन सका वो पेशेंट बन गया, अब वही बच्चा अगर पढ़ देता तो डॉक्टर बन जाता, सीधी सी। तो कर्माज बहुत ज्यादा यहां पर मायने रखते हैं। और कर्माज के अकॉर्डिंग यदि दो लोगों की कुंडली को मिलान किया जाए, सबसे पहले आज के परिवेश में कुंडली मिलाना बहुत ज्यादा जरूरी मैं मानता हूं, क्योंकि आज हम दोनों को, बच्चों को, बच्चियों को, स्पेशली जब बालिकाओं को हमने बड़ा अच्छा स्तर दे दिया है, हम शुरू से कुछ नहीं कहते, हाँ बेटा तुझे क्या करना है तुम करो, जो हमने उनको एक थॉट दे दी। इसके बाद में उनको एक छोटी सी बात जब भी लगती है, हमने उनको ये नहीं सिखाया कि बेटा एडजस्टमेंट भी करना होता है लाइफ में, ना लड़का सीखता है ना लड़कियां। तो धीरे धीरे करके जब भी कभी एक वैवाहिक जीवन में एक परेशानी आती है तो लड़की सीधा ये कहती है कि मेरे पिताजी ने मुझे आज तक ये नहीं कहा, तुमने कैसे कह दिया। सो वो एक एडजस्टमेंट, तो हमें बच्चों को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, हमें शिक्षा देते समय ये चीज ध्यान रखनी जरूरी होती है कि लड़की या लड़का दोनों को एक एडजस्टमेंट का जब समय आता है उस वक्त एडजस्टमेंट कर लेना चाहिए। यदि वो नहीं करते हैं तो उनके बीच में चाहे कितनी भी कुंडली मिली हो, अल्टीमेटली उनके बीच में कहीं ना कहीं दरार आ जाती है और उनके बीच में दूरियां हो जाती हैं। तो कुंडली मिलाना जरूरी है, लेकिन कुंडली मिलाने के बाद भी यदि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बरकरार नहीं रखते हैं तो कुंडली मिलाया जाना कोई भी मतलब नहीं है, वो अल्टीमेटली व्यर्थ हो जाता है। तो मेरा कहने का यह मतलब हुआ कि दो लोगों की हमने कुंडली मिलाई, उनके गुण मिला दिए, उनके ग्रहों से संबंधित हमने कर लिया। अब बच्चा मेंटली ये प्रिपेयर हो गया कि हमारी तो कुंडली मिल गई है, ये एक अलग बात है। लेकिन बच्चे को ये थॉट जरूर रखनी पड़ती है कि मेरी कुंडली मिल गई है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे कर्मांश परिवर्तित हो गए हैं। मुझे कर्मा जो करने हैं वो ये करने हैं कि कभी तुम गुस्सा हो जाओ, कभी मैं गुस्सा हो जाऊं, कभी तुम मना लो, कभी मैं मना लो। अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, वो अंडरस्टैंडिंग तो हमें खुद को ही बढ़ानी होती है, वो ग्रहों से कतई नहीं बढ़ाई जा सकती, क्योंकि हर समय एक मिजाज किसी का भी नहीं रहता है, ना हमारे प्लैनेट्स का, ना सामने वाले की कुंडली का। तो इसलिए
ज्यादा जरूरी है कुंडली मिलाने से उनके सुख में वृद्धि होती है, उनके जितने भी गुण हैं अच्छे मिलने से उनकी लाइफ में ग्रोथ होती है। लेकिन यदि उस ग्रोथ में हम कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, हम सामने वाले की परेशानी को अंडरस्टैंड करने लग जाते हैं, तो ये ग्रोथ मल्टीप्लाई हो जाती है और हमारे जीवन में बहुत सारा सुकून हो जाता है। अन्यथा कितने भी कुंडली मिला लीजिए, यदि मैंने सोच लिया है कि मुझे नहीं रहना है, तो चाहे मेरे सारे गुण मिल जाएं, चाहे इंसान के सारे गुण मिल जाएं, फिर कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कर्मांश यदि नकारात्मक हो गए हैं तो आपका कोई भी ग्रह कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए कुंडली मिलाने के बाद हमें बच्चों के दिमाग में ये चीज जरूर डाल देनी चाहिए कि हमने कुंडली मिलाई है, लेकिन तुम्हारे कर्मांश हमने परिवर्तित नहीं किए हैं, वो आपको ही एक दूसरे के साथ रहने की अंडरस्टैंडिंग को बनानी पड़ेगी। ये हकीकत है। अगम जी बताएं कि क्या ज्योतिष को हमारे जीवन से निकाल दें तो कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, बहुत अच्छा, वही जब भी आपसे डिस्कस कर रहा था प्रश्न है कि ज्योतिष को यदि हम अपने जीवन से निकाल देते हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा। ज्योतिष अगर आप वास्तव में देखें तो एक धर्म की राह है। ज्योतिष अगर आप सच्चाई में देखते हैं तो लोगों को काउंसलिंग करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन में हैं, बहुत सारे लोग पारिवारिक जीवन के कारण से, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण से, इन सब को यदि उनकी होरोस्कोप को देख करके यदि उनकी काउंसलिंग की जाए, उन लोगों को समझाया जाए, तो ये एक बहुत ही अच्छा रास्ता है। लेकिन यदि ज्योतिष को सिर्फ एक सोर्स ऑफ अर्निंग का ही एक तरीका समझ जाते हैं तो वो एक बहुत ही अलग फैक्टर हो जाता है, जहां पर फिर ज्योतिष को मैं सच कहूं तो मेरी नजर में फिर ज्योतिष को जीवन से निकाल ही देना चाहिए। यदि ज्योतिष में हम किसी की हेल्प नहीं कर सकें, यदि हम किसी की काउंसलिंग, आज मैं आपको उदाहरण देता हूं, मेरे पास दो लोग आते हैं, उन दोनों का आपस में कोई भी मनमुटाव होता है, मुझे लगता है कि सामने वाला बहुत ज्यादा डिप्रेशन में परेशान है, मैं उनका चंद्रमा देख लेता हूं। चंद्रमा देखने के बाद मुझे उनकी मानसिक स्थिति पता चल जाती है। अब उसका चंद्रमा देखने के बाद यदि मैं उनकी काउंसलिंग नहीं कर सका, मैं उनको समझा नहीं सका कि आपकी ये परेशानी है, आपके जीवन में अगर आप चंद्रमा से संबंधित, यानी चंद्रमा का मतलब क्रोध ना करें, आप बोले नहीं, आप अपने आप में थोड़ा चुप रहें, आप थोड़े आर्टिस्टिक हो जाएं, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके जीवन में आपका चंद्रमा अच्छा हो जाता है। मैंने क्या किया, मैंने चंद्रमा का सहारा लिया, मैंने सहारा लिया उनकी होरोस्कोप का, उनको समझाने के लिए, ताकि उनके जीवन में ग्रोथ देखने को मिल जाती है। तो अगर ऐसा कर दिया जाता है, हर इंसान, हर एस्ट्रोलॉजर अगर ये करे कि मेरा क्लाइंट, देखिए दो तरह के थॉट होती हैं, एक होता है जिसे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं, एक होते हैं जो लॉयर होते हैं। इन दोनों में एक डिफरेंस होता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की ग्रोथ जो होती है वो उसके क्लाइंट के साथ होती है, और लॉयर जो है उनके क्लाइंट की ग्रोथ हो या नहीं हो, लॉयर की ग्रोथ होनी ही होती है। अगर एक एस्ट्रोलॉजर अपने आप को चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह ट्रीट करता है कि नहीं, मेरे क्लाइंट को अगर मैं बेटर करता हूं तो मेरी ग्रोथ हो जाती है, तो ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले इस संशय को दिमाग से हमें निकाल देना चाहिए, या इस बात को बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि ज्योतिष है तो सब कुछ है, बिल्कुल भी नहीं है। कर्माज है, हमें सामने वाले इंसान को एक मेंटली इतना ज्यादा समझ कर देना चाहिए, और वो भी कब समझेगा, जब वो प्लैनेट के बारे में डिस्कस, हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है। एक एस्ट्रोलॉजर प्लैनेट्स की हेल्पिंग वर्ब लेता है और उसके हिसाब से वो उनको समझाता है, और उनको समझ लगती है कि नहीं, मेरा चंद्रमा खराब है तो मुझे ये करना चाहिए। तो इसके हिसाब से अगर हम ऐसा करते हैं कि सामने वाले इंसान को डिप्रेशन में जाने से, परेशान होने से, कुछ भी करने से रोकने में अगर हम प्रयास करते हैं, तो इससे अच्छा कोई माध्यम नहीं है। अन्यथा ज्योतिष का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है। अगम जी, ज्योतिषी कुछ उपाय सुझाया करते हैं, जैसे आप इतने दिन व्रत कर लीजिए, या आप फला अंगूठी पहन लीजिए, फला रत्न पहन लीजिए, या ये इसकी पूजा कीजिए। पता है कि ये सारे जो उपाय सुझाए जाते हैं, इनका सिर्फ मनोवैज्ञानिक प्रभाव ही होता है क्या? देखिए, जितने भी प्रभाव बताए जाते हैं, जितने भी उपाय बताए जाते हैं, इन सब का जो भी रीजन है इसके पीछे, सामने वाले इंसान को मेंटली प्रिपेयर कर देना कि आपके ऊपर ये परेशानी आने वाली है। अब आप इस परेशानी से कैसे निकलेंगे, जब आप ये व्रत करेंगे या जब आप ये पूजा करेंगे। ऐसा करने से उसका जो मानसिक जो बर्डन होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। पूजा में, कर्मास में, रिंग पहनने में, किस में पहनूं, कौन सा स्टोन पहनूं, कौन सी धातु पहनूं, कौन सी हजारों क्वेश्चंस उसके पास में आ जाते हैं। अब आप यूं देखिए कि सामने से आते हुए, बहते हुए पानी को यदि आपने 2-2 फीट के छोटे खड्डे अगर अलग अलग जगह पर कर दिए हैं, तो उस पानी का जो फ्लो होता है वो फ्लो रुक जाता है, वो उतना ज्यादा नुकसान नहीं करता है। तो इसका मनोवैज्ञानिक कारण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बुरे समय के दौरान इंसान ईश्वर की भक्ति में लग जाता है, जो कभी भी मंदिर नहीं गया हो उनको मंदिर। एक तरीके से देखें तो एक सामाजिक सेवा का, जैसे हमने आपको पहले भी कहा,
कि एक तरीके से एक सामाजिक सेवा है कि हम इंसान को उसको अच्छा रहने के लिए उसको भक्ति सिखाते हैं, उसको मार्गदर्शन करते हैं। तो यही सेम चीज यहां पर हो जाती है कि आप जो भी हम कर्माज बताते हैं करने के लिए, जो भी कि आप ये करिए, रिंग पहनिए, व्रत करिए, तो इन सब का एक मनोवैज्ञानिक 90% रोल होता है ताकि उनका ध्यान वहां से उस जगह से हट जाता है और हम हकीकत की तरफ थोड़ा सा, ताकि हम दूसरे कर्माज करने लग जाते। अन्यथा हम यही सोचते रहेंगे अब क्या होगा, अब कैसे होगा। तो उसमें अपना समय व्यर्थ करने से ज्यादा अच्छा है कि हम अपने कर्माज करते रहते हैं, ईश्वर को याद करते रहते हैं, एक मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि अब मैंने ये रिंग पहन ली है या अब मैंने ये व्रत कर लिया है तो अब मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। तो जब मैं ये सोच लूं कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है तो हकीकत है कि मेरा कुछ भी नहीं हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ये वापस वही मानसिकता की स्थिति आ जाती है। रेडियो लेक सिटी में चाय पे चर्चा में शरीक हैं अगम खिड़िया। अगम जी, जाते जाते बतौर ज्योतिषी तमाम श्रोताओं को आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, ज्योतिष अपने आप में एक विज्ञान है, इसका हमें विश्वास करना जरूरी है। हम यदि चाहें तो अपने आप को मेंटली इतना प्रिपेयर कर सकते हैं कि मुझे किसी एस्ट्रोलॉजर की या किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन चूंकि हम सामाजिक प्राणी हैं तो हमें किसी ना किसी की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती ही है। बिना हेल्प के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस इतना सा कहना है कि हमें किसी भी एक जिसे कहें कि जिसमें कोई तुक नहीं है जिस बात का, या एक अंधविश्वास है, उसमें हमें विश्वास कतई नहीं करना चाहिए। सबसे पहला अपने कर्माज में विश्वास करिए, कर्म करिए, कर्म करते रहेंगे चाहे कितनी भी बुरी स्थिति आ जाती है, कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप कर्म करेंगे आप सुरक्षित हैं। अगर आप कर्म करेंगे तो आपके जीवन की ग्रोथ को कोई भी नहीं रोक सकता है। अन्यथा यदि हम ब्लाइंड विश्वास करते हैं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूं और उनसे पूछ के आऊं और रातों रात वो छड़ी घुमा देंगे और सुबह जो है मेरे पास में धन की वर्षा हो जाएगी या सुखों की वर्षा हो जाएगी, तो ये मात्र हमारा एक थॉट है। उस थॉट को अगर आप दिमाग में रखते हैं तो कुछ भी नहीं हो सकता है आपका या किसी का भी जो इस थॉट पर अंधविश्वास रखता है। इसलिए आप विश्वास रखिए, अपने अंदर विश्वास रखिए कि एस्ट्रोलॉजर जो भी मुझे कर्माज बताएंगे वो मुझे करने हैं। अगर वो करने हैं तो क्यों करने हैं? देखिए, आपको एक छोटा सा मैं एक उदाहरण और देता हूं। आज एक एस्ट्रोलॉजर के पास जब हम जाते हैं, पूछते हैं कि सर मुझे कौन सा स्टोन पहनना है, वो कहते हैं कि पन्ना पहन लीजिए। हम ये नहीं पूछते क्यों पहन लूं। सेम इस तरह से हम डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब दवाई दे दी, मैं दवाई क्यों ले लूं? क्योंकि एक मानसिक प्रेशर है कि उनसे पूछेंगे तो वो गुस्सा करेंगे, तो उनसे पूछना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, हमें पूछना है कि मैं पन्ना क्यों पहनूं, क्या वजह है। हम जब 50 क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे तो हमारा दिमाग और ज्यादा सेटिस्फाइड हो जाएगा और उससे हमें जो है सुकून मिलेगा कि हां अब मैं सेटिस्फाइड हूं और मैंने पूछा था, मैंने जो किया उसके हिसाब से बहुत अच्छा है। ये जैम मुझे या जो भी पूजा है ये मुझे बहुत अच्छे से रहेगी। इसलिए ब्लाइंड जो है अंधविश्वास कतई मत करिए, कर्माज में विश्वास करिए, कर्म करिए, हर ग्रह आपके हिसाब से हो जाएगा। और कर्म कैसे करें, बस यही दिशा निर्देशन लेने के लिए आपको मात्र एस्ट्रोलॉजर की रिक्वायरमेंट होती है, अन्यथा कोई जरूरत नहीं। अगम खिड़िया जी, आपका हृदय से आभार।